अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास में आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का एक अहम टॉपिक किंगडम मोनेरा पढ़ने जा रहे हैं। किंगडम मोनेरा जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। तो अर्नेस्ट हैकेल ने इसको 1866 में एज फाइलम का दर्जा दिया था। तो फिर जाके बहुत समय के लिए ये फाइलम का ही दर्जा ले पाया, लेकिन इसके बाद 1925 में एडवर्ड चेटन ने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी देख के इसको एक किंगडम का रूप दे दिया। फिर एक मेगा क्लासिफिकेशन यहाँ पे आई जिससे आप सभी वाकिफ होंगे, जो आर.एच. विठाकर ने दी थी, और वी कैन से रॉबर्ट विठाकर। तो इन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें एक मेगा टैक्सॉन के रूप में ये हमारे सामने था। तो इसके बाद भी एक और क्लासिफिकेशन आई थी जो कार्ल वोशी ने दी थी, वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, जिसमें फिर मोनेरन्स को और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया गया। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मोनेरन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो सिंगल सेल्ड भी है। सबसे पहले ये बता देंगे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर आप इनको अलग से देखना चाहोगे तो इनमें कुछ खामियां होती है जो यूकैरियोटिक सेल्स में फिर अच्छे से पूरी हो जाती है। तो मेनली जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स है इनको हम मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो है वो मोनेरन्स है। तो कहा जाता है एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट मोनेरन से हुई है। तो ये सारा प्रोकैरियोटिक किंगडम जो है इस बिना पर है। यूजुअली इनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो जाहिर सी बात है इनमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा। तो फिर ये सारी लाइफ प्रोसेसेस किस बिना पे चलाती है। तो हमारी बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट होता है, कंट्रोलिंग यूनिट जो होता है सेल का, वो न्यूक्लियस होता है। तो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस लेक कर रही है और उसके बाद न्यूक्लियोलस भी लेक कर रही है। तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द लाइफ साइकिल, बिहाइंड द रिप्रोडक्शन, बिहाइंड द न्यूट्रिशन, बाकी वाइटल प्रोसेसेस जो होती है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, करता कौन है। तो इनमें एक इंसिपिएंट न्यूक्लियस ही कहेंगे, एक न्यूक्लियोइड होता है वो प्रेजेंट होता है। दूसरी बात जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की है, इनमें न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी एब्सेंट होता है। उसके साथ साथ इनमें कोई न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम जानना चाहेंगे जो मोनेरन्स होते हैं, इसमें अब खाली इस चीज तक महदूद नहीं रहा कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। जब इनमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखी तो वो बहुत ज्यादा टिपिकल थी। देखने में तो हमें ये बहुत ही सादा लगते हैं। जो मोनेरन्स होता है, दे ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में एक स्टेटमेंट मशहूर है, दे आर सिंपल इन शेप स्ट्रक्चर, बट जब हम इनका बिहेवियर देखते हैं दैट्स वेरी टिपिकल। तो ये बहुत खतरनाक, दिखने में तो बहुत ज्यादा शरीफ है, लेकिन अगर आप इनके कार्य देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा बदमाश है, खतरनाक है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो मोनेरन्स होते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूकैरियोटिक कैटेगरी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज लाइक गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस, वो सारी ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में सेल के डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे उनमें क्या क्या होता है। फिलहाल हम जो मोनेरन ऑर्गेनिजम्स है इनमें जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनका जो मेन कैटेगराइजेशन है वो आर्कियोबैक्टीरिया है। इनमें दूसरी कैटेगरी यूबैक्टीरिया की है और तीसरी कैटेगरी जो है वो साइनोबैक्टीरिया की है।
These organisms have very diversified modes. In appearance, they are very simple, but in behavior, these organisms are very much difficult. तो ये कैटेगरी मैंने की यहाँ पे किंगडम मोनेरा की, इसमें जो 3 किस्म की कैटेगरीज है, तो आर्कीबैक्टीरिया यहाँ पे ये बहुत ज्यादा खतरनाक पाए जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी यहाँ पे यूबैक्टीरिया, और तीसरी है साइनोबैक्टीरिया की। लेट्स फर्स्ट सी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये भी हमारी डिटेल चैप्टर में है ही, तो यहाँ पे हम बता दिए मोनेरन्स का जो कैटेगराइजेशन है, इनमें किस तरह के खतरनाक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। देखते तो हम है ही नहीं इनको अपनी नेकेड आई से, इसके लिए हमें प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स तो नहीं काम आ सकी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो इनके जलवे बहुत ही खतरनाक होते हैं। बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। तो पहले हम कैटेगराइज करना चाहेंगे आर्कीबैक्टीरिया को। आर्कीबैक्टीरिया में अगर आप देखो तो पहली कैटेगरी जो है वो मीथेनोजन की हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मीथेनोजन नाम से ही पता चलता है ये वो ऑर्गेनिजम्स है, यूजुअली जो ये र्यूमेन ऑफ कैटल, जो हमारे पास होते हैं कैटल, जिनका एक्स्ट्रा स्टमक पार्ट र्यूमेन होता है, तो वहां पे सेलुलोज डाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं मीथेनोजन्स। तो मीथेनोजन नाम से ये जाहिर होता है, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो मार्शी एरियाज भी जहां पे पाए जाते हैं, वहां पे भी आर्कीबैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो होती है आर्कीबैक्टीरिया में, उनको हम कहते हैं हेलोफाइल्स। तो हेलो नाम से यहाँ पे आप समझ जाइए सेलिन एनवायरनमेंट, जहां पे हेलोफाइल्स जो होते हैं, क्लीन जो होता है इसका मतलब होता है टू लव। तो ये बैक्टीरिया जो है ये यूजुअली उस एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं जहां पे सेलिन कंडीशन ज्यादा होंगी, तो ये सेलिन एनवायरनमेंट में रहते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये डाइवर्स हैबिटेट्स में रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, जहां पे टेम्परेचर बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। या आप जिक्र करोगे परमाफ्रोस्ट रीजन, पोलर रीजन की, जहां पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मोनेरन्स आपको वहां पे भी मिलेंगे। तो इनके लिए एक यूनिवर्सल पॉइंट बताया जाता है कि यूजुअली जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर अगर आप कहोगे तो जहां पे इंसान होंगे या लाइफ होगी, ये हमेशा वहीं रहते हैं। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, साया इनका ये प्रेजेंट होते हैं वहां पे। जहां पे लाइफ होती है बैक्टीरिया, यूजुअली अगर आप मिट्टी हाथ में उठाओगे तो आप किसी चीज को टच करोगे, देखने को तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपके हाथ से मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जुड़े हुए होंगे। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो आर्कीबैक्टीरिया में पाई जाती है, उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। तो थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्म तो यूजुअली हीट के साथ रेफर हो जाता है, और एसिड तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम से होता है। आपको बता दूं, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं ये डीप ओशंस में होते हैं। इनको आप बता दूं, टेम्परेचर बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस में भी ये रहते हैं। इसके बारे में नीट में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इट इज लोकी आर्कियोटा ग्रुप ऑफ किंगडम मोनेरा। लोकी आर्कियोटा ऐसे मोनेरन्स है जो बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस ये वहां पे तैरते हैं जहां पे ऑर्गेनिजम्स का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसके बाद एसिडोफाइल्स, यूजुअली हेलिकोबैक्टर जो होता है, एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो इनहेबिटेंट ऑफ स्टमक होता है। हमारे स्टमक में यूजुअली पीएच 5 से बिलो ही होता है, तो HCl का एसिडिक मीडियम खतरनाक मीडियम होता है, वहां पे भी ये जिंदा रह सकता है। और कई बार देखा भी गया है, जो एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी माना जाता है। कभी कभार ब्रेस्ट कैंसर भी ये फीमेल्स में कराता है। तो कहने का ये मकसद है कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स में रहते हैं। इनमें कुछ टिपिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जैसे इनका स्लाइमी कैप्सूल लेयर होता है, इनका पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल इनका होता है, वो भी इनको एलो करता है इन सारी कंडीशंस में जिंदा रहने के लिए। तो सेकंड कैटेगरी को जो यहाँ पे है वो है यूबैक्टीरिया की। इसमें आपकी डेली लाइफ में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम होता है,
या राइजोबियम स्पीशीज के तो सारे बैक्टीरिया इसमें आप कैटेगराइज करो, जैसे नॉस्टॉक होता है, एनाबिना होता है, या एजोबैक्टर जैसे ऑर्गेनिजम्स यूजुअली जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं हमारे बेनिफिशियल के लिए होते हैं, सॉइल में होते हैं, या वाटर बॉडीज में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया कैटेगरी। देन साइनोबैक्टीरिया, जिनको आप बीजीए और यू कैन रेफर देम एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इन ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कहा जाता है, दीज वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द एक्वेटिक बॉडीज। यहाँ पे जो अर्थ पे ज्यादा ऑक्सीजन, वो तो लंग्स ऑफ अर्थ जो है वो अमेजन फॉरेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज्यादा लाइफ जो होती है वो एक्वेटिक बॉडीज में होती है। तो वहां पे जो ऑक्सीजन होता है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और बड़े ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड एक्वेटिक बॉडीज में पूरी करती है, इसके लिए वहां पे रेस्पॉन्सिबल है साइनोबैक्टीरिया, जो एक बड़ी बॉडीज बनाते हैं, फिलामेंटस बॉडी बनाते हैं, कॉलोनीज होती है इनकी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके लिए हम एक डिटेल्ड लेक्चर आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे थोड़ी सी कैटेगराइज किया जो किंगडम मोनेरा है, इसमें जो मेन कैटेगरीज होती है आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की। तो इसके बाद हम जाएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस पे। आई होप कि आपने यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड किया होगा, तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका उठा लीजिएगा। Now let's explain the general characteristics of kingdom मोनेरा। तो इसमें यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहले इनका जो लाइफ फॉर्म है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने पहले ही बोला ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। तो कभी कभार जब एग्रीगेशन ज्यादा हो जाती है तो ये फिलामेंटस फॉर्म तक भी चले जाते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर जो इनका होता है वो न्यूक्लियस इनका एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, but they have a special structure for controlling various life processes, that is nucleoid। न्यूक्लियाइड इनमें प्रेजेंट होता है। तो तीसरा जो मेन कैरेक्टर इनका है वो ये कि इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है ये पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। तो यहाँ पे अगर आप पेप्टिडोग्लाइकेन नाम सुन रहे हो, इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है पेप्टिडो और दूसरा ग्लाइकेन। तो पेप्टिडो से अगर आप कैटेगराइज करना चाहोगे तो यूजुअली ये पॉलीपेप्टाइड्स से बना होता है, तो जो मेनली प्रोटीन कंटेंट होता है, आप कह सकते हो कि अमीनो एसिड से भी। और उसके बाद ग्लाइकेन लफ्ज से आप शुगर अंडरस्टैंड करो, तो इसका जो सेल वॉल होता है उसमें ग्लूकोज सब्सटेंसेस, शुगर्स भी होते हैं। तो इसके बारे में आपके नीट में ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट शुगर्स जो इसमें पाए जाते हैं सेल वॉल में इनकी। तो एक कैटेगरी यहाँ पे NAG है और दूसरी कैटेगरी है NAM। तो NAG कैटेगरी जो है ये N-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड है, और जो दूसरा है ये N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। तो इस पे एक नीट का ऑब्जेक्टिव आया था, जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं वो ले करते हैं N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को। तो यूजुअली जो इनका सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन
सब्सटेंसेस से बना होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स होते हैं, तो डुअल नेचर का है। एक तो इसमें प्रोटीन कंटेंट भी होता है और इसमें शुगर कंटेंट भी होता है। तो ये स्पेशलिटी है इनके सेल वॉल की। और इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है, नंबर 4th वन, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। वो इनमें एब्सेंट है। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो वो भी दो ग्रुप्स में है। एक तो है सिंगल मेम्ब्रेन वाले, और दूसरी कैटेगरी जो इसमें होता है वो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडीज आती हैं, इसमें वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम्स या माइक्रोबॉडीज जो भी होती हैं, लाइक क्लायोक्सिसोम्स होता है, सेफेरोसोम्स होते हैं या पेरोक्सिसोम्स होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसमें न्यूक्लियस है तो वो भी इनमें एब्सेंट ही होता है, क्लोरोप्लास्ट तो वो भी इसमें एब्सेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया। These organelles are usually double membrane organelles, जो कि कैरेक्टरिस्टिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का होता है। तो ये वाली ऑर्गेनेलीज यूजुअली यूकेरियोटिक सेल्स में होती है, ये भी इनमें एब्सेंट है। और सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, ये सारी इनमें एब्सेंट है। लेकिन एक ऑर्गेनेली है जो इनमें पाए जाते हैं, इसको यहाँ पे कंट्रास्टिंग में दिखाऊंगा। राइबोसोम्स और द ओनली स्ट्रक्चर्स जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, तो ये इनमें मौजूद होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं इनके, वो यूजुअली होते हैं 70S टाइप। 70S टाइप, S मींस सेवेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसमें यूजुअली लार्जर यूनिट जो होता है वो 50S का होता है, और स्मॉलर यूनिट जो होता है वो 30S का होता है। अब यहाँ पे आप ये एडिटिव नहीं लीजिएगा, तो राइबोसोमल सब यूनिट्स आर नॉट एडिटिव ऑफ 50 + 30, इसको बोलोगे 80, तो ये एडिटिव नहीं होते हैं, बट दे आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, क्योंकि इसमें 16 RNA प्रेजेंट होता है। और मैग्नीशियम आयन्स आर एसेंशियल। ये किस लिए होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसका जिक्र भी यहाँ पे कर दूं। मैग्नीशियम आयन्स की प्रेजेंस में एक इंपॉर्टेंट काम ये कर देते हैं मोनेरन्स के लिए, दैट इज ट्रांसलेशन। ये काम करते हैं, ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंट काम ये कर लेते हैं। तो उस पर्पस के लिए यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो मेनली यहाँ पे राइबोसोम्स करते हैं। तो इसके बाद हम देखना चाहेंगे जो इसका कैरेक्टर नंबर 5 है। कैरेक्टर नंबर 5 हमारा है शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है, मैंने आपको बोला, दे आर सिंपल इन अपीयरेंस बट दे आर वेरी टिपिकल इन बिहेवियर। तो इनकी शेप्स यूजुअली जो हमें देखने को मिलती है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू, वो यूजुअली, पहले जिक्र कर दूं, यहाँ पे रॉड शेप्ड पाए जाते हैं। रॉड शेप्ड होते हैं, जैसे बैसिलस का ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल इसमें आप बैसिलस की याद रखिएगा। बैसिलस फॉर्म यूजुअली ये जो होता है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। देन दे हैव अनदर फॉर्म दैट इज कोकस। सिंगुलर फॉर्म, अगर आप प्लूरल इसका देखोगे तो वो कोकाई होगा। तो कोकस फॉर्म जो होता है मोनेरन्स का, ये सर्कुलर फॉर्म होता है और स्फेरिकल। फिर इसके अंदर कैटेगरीज है। अगर हम एक देखेंगे तो वो मोनोकोकस कहलाएगा, अगर दो साथ होंगे तो डिप्लोकोकस, इसी के साथ
ये पॉलीकोकस तक चले जाते हैं, बहुत सारे एग्रीगेशन जब बनाते हैं तो इस सारी जो ये शेप्स इख्तियार करते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं जो मोनेरन्स होते हैं यूजुअली इनको हम कह सकते हैं प्लियोमॉर्फिक नेचर के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये शेप चेंज कर सकते हैं। कभी कभार आप देखते हो, आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, आपने एक दिन के लिए ले लिया तो आप महसूस करते हो कि हमारी बॉडी में अब ठीक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, फिर आप बीच में छोड़ देते हो। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ये आपको धोखा दे रहे होते, तो थोड़े से टाइम के बाद ये अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर लेते हैं, उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, अपना शेप तो अपना स्ट्रक्चर ये सब कुछ चेंज करते हैं और बॉडी में ही वहीं पर रेजिस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने इनको कहा कि ये दिखने में बहुत ज्यादा शरीफ होते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो टिपिकल होता है। इसके बाद तीसरा जो फॉर्म इनका होता है वो कॉमा शेप होता है, जिसको आप यूजुअली विब्रियो कॉमा शेप बोलते हो। तो कॉलरा जो होता है, विब्रियो कॉलरे, एक बैक्टीरिया है जो कॉलरा कॉज करता है, विब्रियो कॉलरे। तो इसका जो शेप होता है वो यूजुअली कामा शेप होता है। तो इनका मेनली कोकस वालों का स्फेरिकल शेप होता है। तो इसके बाद नंबर 4th शेप जो इनका होता है वो होता है स्पाइरलम। तो जिसमें ये स्पाइरल शेप होते हैं, एक स्पाइरल शेप इख्तियार करते हैं। और नंबर 5th शेप जो इनका होता है वो पैडिड शेप में भी ये पाए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म का नीचे वाला पोर्शन आप बैसिलस फॉर्म में देखोगे, ऊपर से ये पैडिड फॉर्म का होगा। या एक और फॉर्म इनमें पाया जाता है, दैट इज स्टॉक्ड। तो स्टॉक्ड में आप देखोगे इन ऑर्गेनिजम्स का एक लंबा सा स्टॉक होता है, तो फिर यहाँ पे एक स्टॉक जैसी पोजीशन आपको ये इख्तियार करते हुए मिलेंगे। तो स्टॉक्ड वाले जो होते हैं वो ज्यादा कॉलोनीज बनाते हैं, एग्रीगेशन उनका ज्यादा क्लोज में होता है। तो ये तो थे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो कैरेक्टर नंबर 7 जो इनका है मोनेरेंस का, वो यूजुअली हम एक्सप्लेन करेंगे इनका जो न्यूक्लियोइड होता है। हम थोड़ा सा यहाँ पे बैक्टीरियल सेल बनाएंगे, हमारा तो अगला चैप्टर ही बैक्टीरियल सेल का है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें सर्कुलर डीएनए होता है और वो भी नेकेड होता है। इसके बारे में अक्सर पूछते हैं ये डीएनए नेकेड क्या होता है। देखिए डीएनए के पास कोई कपड़े वपड़े नहीं होते, कोटिंग के लिए नहीं होते, लेकिन यहाँ पे समझा दूं मैं आपको, तो सेल के लिए बहुत सारा टाइम है हमें अभी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं। जो बैक्टीरियल सेल होती है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियोइड होता है हेटेरोक्रोमेटिन होता है, साइक्लिक सर्कुलर डीएनए ऐसे होता है रैंडमली। तो सेंट्रलाइज्ड ही थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम एग्जैक्ट इसकी लोकेशन सेंटर पे नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये शेप्स चेंज करते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर इनका मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनका एक सेल वॉल होता है, जो हमने बोला पेप्टिडोग्लाइकेन सब्सटेंसेस का बना होता है, प्रोटीन्स और उसमें शुगर्स भी होते हैं, दैट्स वेरी टिपिकल सेल वॉल। इसके बाहर से कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए एक कैप्सूल भी होता है जो उनको एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में या अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता रहा था कि इनका जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें सर्कुलर डीएनए होता है। हाउ डीएनए इज नेकेड। जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसका थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं कि इनमें जो हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, इससे फिर आपको पता चलेगा कि नेकेड डीएनए का होना क्या होता है। यहाँ पे मैंने हिस्टोन ऑक्टामर बनाया, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है
तो हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल होता है, लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड कॉइल होता है। फिर वो ऐसे जाता है, फिर से हिस्टोन ओकामर इसको आगे मिलते हैं, तो उनके सराउंड फिर से कॉइलिंग शुरू होती है। कहने का ये मतलब है यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इसको अनवाइंड करोगे एक लंबी सी तार बन जाएगी। लेकिन क्या होता है, इनके पास एक सिंपल सर्कुलर डीएनए सब्सटेंस होता है, जो यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, इसके अराउंड जो हमारा डीएनए है वो कॉइल होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसके अराउंड कॉइलिंग होती है। इसकी वजह से जो डीएनए की लेंथ है उसको कंप्रेस किया जाता है, ताकि जो इसका जो लार्ज सरफेस एरिया है वो सिमट जाए और कम स्पेस में ज्यादा जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद हो। लेकिन जो यहाँ पे हमारी बैक्टीरियल सेल होती है वो तो साइज के हिसाब से सिंपलेस्ट है, सबसे छोटी सेल है, तो इसका जो न्यूक्लियाइड होता है वो हेटेरोक्रोमेटिन, वो कॉइल्ड होता है विदाउट दीज हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये नीट में आपको पूछा जाता है, व्हाट डज इट मीन दैट bacterial cell is having naked DNA? What does it mean? It means that histone proteins, histone octamers are not present in the DNA coiling. तो जो यहाँ पे लेंथ होती है वो भी छोटी होती है, लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वही सारी सेल को कंट्रोल करता है। तो ये दिस इज द ओनली genetic material. Some cells do possess extra chromosomal material in the form of a fertility factor. I must explain here. That is known as plasmid. तो कभी कभार कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो होती है, इकोलाई का यहाँ पे जिक्र करता हूं, उसके पास होता है एक फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड। तो उसमें जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो सम मोनिरन्स आल्सो possess डीएनए इंस्टेड ऑफ दिस न्यूक्लियाइड, उनके पास होता है प्लाज्मिड, फर्टिलिटी फैक्टर का डीएनए होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रोक्रोमोसोमल डीएनए। तो जो फिर कुछ प्रोसेसेस लाइक ट्रांसडक्शन या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, वो हम रिप्रोडक्शन में आगे पढ़ रहे हैं। तो ये तो था न्यूक्लियाइड पर कि जो सारी वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंट्रोल करता है, तो एक न्यूक्लियाइड होता है जो सर्कुलर होता है और बिल्कुल सादा सा होता है, सिंपल होता है। इसके बाद बैक्टीरियल सेल के पास होते हैं जो इसका 8वां कैरेक्टरिस्टिक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं इनके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनेली नहीं है, these are usually attached with the plasma membrane of the cell. तो इसके लिए कभी कहीं कहीं पे प्रोक्सिसोम्स भी मेम्ब्रेन्स के साथ होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद इन बैक्टीरियल सेल्स के पास और भी कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक इनमें होती है फेम्ब्रे या पिले, प्लूरल इनको पिलाई भी बोलते हैं। तो ये यूजुअली इनके लिए लोकोमोशन का काम करती है, और जब इनको कंजुगेशन करना होता है एक और सेल के साथ, तो फर्मनेस या अटैचमेंट हम बोलेंगे उसको रखते हैं। दे ऑल्सो possess फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन। तो फ्लैजेलर लोकोमोशन तो मोनेरन्स में वेरी कॉमन है, उसके लिए बैक्टीरियल सेल के पास ये फ्लैजेला भी होते हैं, बट ऑफन इसके सारे अराउंड में आप पिलाई और फेम्ब्रे देखोगे जो अटैचमेंट का काम करने में मदद करते हैं। एंड द सेल ऑल्सो कंटेन्स 70s राइबोसोमल स्ट्रक्चर, जिनका हमने अभी जिक्र किया था। तो इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर जो है वो न्यूट्रिशन का है। एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि मोनेरन्स जो होते हैं ये मेनली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ऑटोट्रॉफिक तो है, बट वी कांट से ऑल द मोनेरन्स आर ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि इसमें बहुत लंबी सी कैटेगरी है। तो न्यूट्रिशन का टॉपिक भी इसका अलग से पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ऑटोट्रॉफिक मोड में अगर मैं आपको बता दूं तो यूजुअली वो बीजीए के लिए अप्लाई होता है, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हो, और इसमें
एक और कैटेगरी आती है जो कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया का जिक्र अगर आप देखोगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड पे है। वो हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ग्लूकोज सिंथेसिस करता है। और दूसरी कैटेगरी इनमें पाई जाती है फोटो ऑटोट्रॉफस, जो बिल्कुल ब्लू ग्रीन एल्गी है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके पास होते हैं, लाइक इनमें फियोफाइटिन होता है, इनमें क्लोरोफिल सब्सटेंसेस होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं इनको ट्रांसड्यूसर्स बनाती है, जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में इनको मदद करती है। तो इसके बाद इनका जो वर्स्ट कैटेगरी होता है वो यूजुअली हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक मोड में अगर आप देखोगे तो इसमें सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी है। तो सेप्रोट्रॉफिक मोनिरन्स में इकोलाई काम करता है, जो डिकेइंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। सेप्रोट्रॉफिक दूसरी कैटेगरी है पैरासिटिक। तो पैरासिटिक में इनमें कैटेगरी है लाइक if bacteria, if mononeurons are present on the outer side of an organism, आउटसाइड में अगर आप होंगे तो एट दैट टाइम वी कॉल देम दैट बैक्टीरिया आर एक्टो पैरासाइट्स। और कभी कभार जो पैरासिटिक मोड इनका होता है वो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म होता है। तो अगर ये इनसाइड द ऑर्गेनिज्म होते हैं उस टाइम पे इनको हम कैटेगराइज करते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो पैरासिटिक मोड में तो पता ही है, दे नेवर बेनिफिट ऑर्गेनिज्म, इन टर्न वो इनको नुकसान ही करते हैं। तो समटाइम्स देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया दैट पैरासाइज पैरासाइट्स, तो उनको हम हाइपर पैरासाइट्स भी बोलते हैं। तो ये भी इनका मोड है न्यूट्रिशन का। कभी कभार ये पैरासाइट्स को भी पैरासाइज करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन बेनिफिट लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। तो तीसरी कैटेगरी यहाँ पे सिम्बायोटिक कैटेगरी है मोनिरन्स की। सिम्बायोटिक जो है तो इसमें म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है, जिसमें यूजुअली नुकसान का चांस नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर आप एनाबिना का जिक्र करेंगे तो एनाबिना यूजुअली नोस्टॉक एजोबैक्टर, तो यूजुअली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। प्लांट्स जो अनअवेलेबल नाइट्रोजन होता है अनअवेलेबल उनके लिए होता है, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, तो नोस्टॉक और एनाबिना ये उसको नाइट्रेट कंटेंट में कन्वर्ट करके फिर रूट्स के थ्रू इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये अवेलेबल कराता है। तो यूजुअली ये भी मोनिरन्स है, लेकिन इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सिम्बायोटिक है। तो इसके साथ हम आगे इसमें एक्सप्लेन करेंगे डीपली कि न्यूट्रिशन मोड जो होता है उनका डाइवर्सिफाई होता है। देयर आर सम मोनिरन्स जिनका मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि अगर उनको लाइट अवेलेबिलिटी है they can switch work to the photosynthetic mode of nutrition, but if the light is not the source of food, they can turn to heterotrophic mode of nutrition। वहां पे फिर वो और ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो उनसे फिर न्यूट्रिशन अपनी हासिल करते हैं। देन कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 10, दैट इज मोमेंट और यू कैन से लोकोमोशन। मोनिरन्स के पास कोई टिपिकल बॉडी स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा लाइफ फॉर्म है, सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है। तो ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। वी कांट से दैट इनमें कभी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दे बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्यूलर किंगडम्स। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें कॉम्प्लेक्सिटी, वो बॉडी की ऑर्गन बनना, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम बना एक इंडिविजुअल, तो इनका सारा जो कंट्रोल होता है वो यूजुअली यही एक सेल करती है, जिससे लेकर के इनका रेस्पिरेशन होगा, इनका एक्सक्रीशन होगा, इनका डाइजेशन होगा, इनका रिप्रोडक्शन होगा, वो सारा काम एक ही सेल करती है। तो इसके बाद लोकोमोशन पे आपको बता दूं, इनमें लोकोमोशन जो होता है यूजुअली वो होता है फ्लैजला की मदद से। फ्लैजलर लोकोमोशन होता है, सिलरी लोकोमोशन होता है। समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स मूव, जिसका हम रिगलिंग कहते हैं, होल ऑर्गेनिजम्स मूव्स, तो टू एंड फ्रो करके थोड़ा सा मूवमेंट, या वाटर जो होता है पेसिव लोकोमोशन भी इनमें पाई जाती है, जिसमें फिर वाटर इनको हेल्प करता है मूवमेंट करने के लिए। इसके बाद हम इसका अगला कैरेक्टर पढ़ेंगे, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके लिए थोड़ी जगह यहाँ पे खाली करता हूं मैं। मोनिरन्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है तो यूजुअली इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, जिसको मेनली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे कॉमन वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो होता है इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है, साइटोकाइनेसिस के बाद उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाता है, जिसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, उसको बाइनरी फिशन होता है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट मोनियरन्स परफॉर्म। समटाइम्स दे कैन आल्सो स्विच ओवर टू, इनमें एक प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दैट इज बडिंग। तो ये कभी कभार अपना जो एडवेंटिशियस पार्ट है उसको डेवलप करके एक छोटा सा बड बनाते हैं, तो वो फिर वो बड जो है कुछ टाइम गुजरने के बाद पेरेंट के जैसे हो जाता है। और अगर इनमें अनफेवरेबल कंडीशंस का होना हो तो एक स्टेज इनमें आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। During unfavorable environmental conditions, monierans have a special type of mold for reproduction purpose. During those unfavorable conditions, the tough slime coating of peptidoglycan does not allow the environmental conditions to damage the nucleoid genome or genophore material of these monierans. That capsule protects, or we can't say that it is an encystment stage, but endospore is like a seed which upon the arrival of favorable environmental conditions allows these spores to develop into new monierans or new bacteria. Then for sexual reproduction, we can't say sexual reproduction is present, but a type of, or we can say akin to sexual reproduction, that is conjugation. Conjugation is present in the bacteria. Now question is, what does conjugation means? Conjugation में जो बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें फर्टिलिटी फैक्टर कंटेन करता है, यूजुअली यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्लोज आते हैं, फिर वो आपस में कंजुगेशन ब्रिज बनाते हैं, फिर जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हो उसको हम एफ पॉजिटिव सेल बोलते हैं। तो यूजुअली जो एफ पॉजिटिव होता है बैक्टीरिया में वो डोनर होता है और मेल का काम करता है, और जो अपोजिट वाली जिसके साथ इसके साथ कंजुगेशन होती है वो यूजुअली एफ नेगेटिव सेल होती है, एफ नेगेटिव सेल। तो ये किस लिए होता है? अब यहाँ पे हमने देखा प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी फैक्टर है, इसकी मदद से फिर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो एफ नेगेटिव है वो एफ पॉजिटिव बन जाता है। व्हाट डज इट मीन? जो एक एफ नेगेटिव सेल थी, जो रिसेप्टर सेल थी, उसमें भी फर्टिलिटी फैक्टर आ जाता है। उस सेल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूं, उस सेल में पार्ट ऑफ जीनोम एफ पॉजिटिव का होता है, उसका भी थोड़ा सा अपना जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन साथ साथ में उसके पास भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आता है जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हो। मेरे ख्याल से एक रिसेप्टर सेल को, एक फीमेल को यहाँ पे मेल बनाया गया है इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरियल लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो ये रिवर्सल ऑफ सेक्स हुआ है ना, इसको हम सेक्सडक्शन बोलते हैं, दैट इज पॉसिबल इन बैक्टीरिया। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो ये टाइप लग रहा है कि akin to the sexual reproduction, but इतना तो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, यू कांट से दैट इज अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर दैट पर्पस गेमेट फॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी, जिसमें स्पर्म का बनना, एग सेल का बनना हो। वैसे तो नहीं बनता है, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है। ये दो तरीके से फिर होता है, जैसे ट्रांसडक्शन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो मैंने यहाँ पे कंजुगेशन दिखाई है ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी के साथ एक और है जहां पे एक बैक्टीरियल सेल
एनवायरमेंट्स में अपना जेनेटिक मटेरियल जीनोम ड्रॉप करती है, फिर जो रिसेप्टर सेल होती है वो वहां से एब्जॉर्ब करती है। तो उस वाले मोड को हम यूजुअली यहाँ पे ट्रांसडक्शन समझते हैं। तो इनके पास जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जिसमें कॉमन बाइनरी फिशन हमने बोला, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो सेल्स में डिवाइड होते हैं। सो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो हमारे साथ बनिए रहेगा, आने वाले लेक्चर्स में आप डिटेल्ड इनमें लेक्चर्स सुनेंगे किंगडम मोनेरा पे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।